प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के छठे चैप्टर जैव प्रक्रम के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम मनुष्य में पोषण प्रक्रिया के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि मनुष्य की जो पोषण प्रक्रिया है उसको हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। कि पहला स्टेप जो है हम अंतःग्रहण और पाचन मान सकते हैं, दूसरा अवशोषण, तीसरा समांगीकरण और चौथा बहिक्षेपण। अब इसमें देखिए कि जो लास्ट वाले 3 स्टेप है अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, ये बिल्कुल ही छोटे छोटे 2-2 लाइन के हैं। जस्ट लास्ट के 2 मिनट में इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके अलावा जो हमें आज पूरा फोकस करना है वो पाचन पर करना है। अंतःग्रहण भी सिंपल है कि जो भोजन हम मुख के द्वारा अंदर लेके जाते हैं, मुख के द्वारा भोजन को अंदर ले जाने का जो प्रोसेस है वो अंतःग्रहण कहलाता है। अब पाचन क्या होता है कि वैसे हमें पता है कि भोजन जो है उसमें कई सारे जटिल पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है और वसा है। तो इन जटिल पदार्थ या हम ये कहें कि सिंपल भाषा में कि जो भोजन हम खाते हैं उसको एज इट इज यूं का यूं हमारी कोशिकाएं जो है वो अवशोषित नहीं कर सकती। तो क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसमें काफी सारे जटिल पदार्थ होते हैं, उसको लघुतर इकाइयों में तोड़ना पड़ता है। तो भोजन के जटिल पदार्थों को लघुतर इकाइयों में तोड़ना, ताकि उसको शरीर की कोशिकाएं जो है वो अवशोषित कर सके। वो जो प्रोसेस है, वो जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अब देखिए कि भोजन को पचाने के लिए, भोजन के पाचन के लिए भोजन जो है वो कई अंगों से होकर के जाता है। जैसे सबसे पहले मुख में जाएगा, फिर उसके बाद गर्शिका में जाएगा, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो ये जो सारे अंग जो है वो क्या कहलाते हैं? पाचन तंत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पाचन तंत्र कहलाते हैं। आज के लेक्चर में हम पाचन तंत्र के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो पाचन तंत्र के अंदर जैसे मैंने बताया कि कई सारे अंग मिलकर के एक तंत्र बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अब देखिए भोजन पचता कैसे है, उसके लिए मैं एक मोटी सी बात बताता हूँ। बाद में जो पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा कि पाचन तंत्र के जो अंग हैं, विभिन्न अंग हैं, उनके साथ क्या जुड़ी होती है? ग्रंथियां जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? विभिन्न ग्रंथियां जुड़ी होती है, और उन ग्रंथियों से विशेष रस जो है वो स्रावित होते हैं। उन रसों में जो है कुछ तो होते हैं एंजाइम। क्या होते हैं? एंजाइम। ठीक। और कुछ इसके अन्य पार्ट होते हैं। अब एंजाइम क्या होते हैं कि भोजन के विभिन्न पार्ट, जैसे वसा को, प्रोटीन्स को, स्टार्च को, इनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। ठीक है। और बाकी जो पार्ट हैं वो जो डायरेक्ट भोजन को नहीं तोड़ते, वो इन एंजाइमों को क्रियाशील करने में अन्य किसी प्रकार से जो है मदद करते रहते हैं। तो अब हमें यानी सारा खेल किसका है? एंजाइमों का है, और ये इनको भोजन को तोड़ते हैं। ठीक। तो हमें यहाँ पर ये पढ़ना है कि भोजन को किस स्टेप में कौन सा एंजाइम कौन सी ग्रंथि द्वारा मिलता है, और इस ग्रंथि द्वारा जो रस स्रावित होते हैं उसमें कौन कौन से और पार्ट साथ में आते हैं, क्या क्या इनका काम है। ठीक है। तो हम एक चार्ट के द्वारा जो है इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अब देखिए कि पाचन तंत्र को समझाने के लिए मैंने एक चार्ट यहाँ पर तैयार किया है कि सबसे पहले जो पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से स्टार्ट हो जाता है। मुख में दांत होते हैं जो भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए ये जो चीज है यहाँ पर, ये एक विशेष टाइप की ग्रंथि जिसको लाला ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाला ग्रंथि, जिससे लार या लाला रस निकलता है। और लाला रस को जो है जीभ या जीवा जिसको हम कहते हैं, ये भोजन के अंदर मिक्स कर देती है। तो यहाँ पर जो स्टार्च होता है वो शर्करा में बदल जाता है। ओके। तो तभी तो जैसे कई बार हम जैसे गेहूं की रोटी खाते हैं, सिंपल रोटी हम खाते हैं, उसको कई बार अगर चबाते रहे तो मीठी लगने लग जाती है। क्योंकि गेहूं में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। तो स्टार्च जैसे उसको आप कई देर तक चबाओगे तो ये लार्ज उसके अंदर मिल करके उसको शर्करा में बदलते हैं। शर्करा मीन्स की शुगर, मीठी होती है।
उसके बाद भोजन नरम हो जाता है और किस में चला जाता है, गर्शिका में चला जाता है। गर्शिका में देखिए कोई भी यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता, नहीं कोई रस होता, लेकिन इसकी जो ये फैलती रहती है, सिकुड़ती रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्माकुचन गति कहते हैं। उसी कर्माकुचन गति की वजह से जो भोजन जो है वो आगे वाला पार्ट जो है गर्शिका में धकेल दिया जाता है, सॉरी आमाशय में धकेल दिया जाता है। ओके, गर्शिका यानी सेकंड नंबर वाला पार्ट क्या करता है, गर्शिका इस भोजन को आमाशय में धकेल देता है। ठीक, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये आमाशय है। ओके, अब देखिए आमाशय का जो है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको लाल रंग से अलग से दिखाया हुआ है कि आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां होती है। कौन सी ग्रंथियां होती है, जठर ग्रंथियां, जिसमें से जठर रस निकलता है। और जठर रस के अंदर एक तो एंजाइम होता है जिसको एंजाइम पेप्सिन बोलते हैं। ठीक, और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा, ये तीन चीज होती है। अपने याद रखना है कि आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां होती है जिससे जठर रस निकलता है, और जठर रस के अंदर एंजाइम पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा होती है। अब पेप्सिन एंजाइम का काम क्या है, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स यानी प्रोटीन से छोटे पदार्थों में तोड़ देता है, छोटे अणुओं में तोड़ देता है। ठीक, अब HCl का काम क्या है, HCl इसको क्रियाशील बनाता है, पेप्सिन को। वास्तव में जठर रस के अंदर क्या होता है, ये पेप्सिनोजन होता है। पेप्सिनोजन HCl के साथ मिलकर क्या बनाता है, पेप्सिन बनाता है, और ये फिर आगे काम करता है। लेकिन हम 10वीं क्लास लेवल पर इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा देते हैं कि एंजाइम पेप्सिन को ये क्रियाशील करता है। यहाँ जैसे HCl का काम मैंने बताया कि ये एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, क्रियाशील करता है। अब श्लेष्मा का काम क्या है, श्लेष्मा जैसे यहाँ पर जो HCl निकला है उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्ल तो ऐसे दीवारों को, इसकी आमाशय की दीवारों को खराब कर देगा। तो श्लेष्मा क्या करती है, यहाँ पर इन दीवारों की जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करती है। ओके, तो ये इतना काम जो है ये आमाशय का था, जो कि खत्म हो गया है। आमाशय के बाद भोजन जाता है, ये जो छोटी आंत है इसका ऊपर का जो पार्ट है इसको हम ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रहणी। अब ग्रहणी में जाकर के क्या होता है कि जो वसा के बड़े पार्टिकल होते हैं, वसा के जो बड़े कण होते हैं, छोटे कणों में टूट जाते हैं, जिसको वसा का पायसीकरण कहते हैं। ठीक, अब वसा का पायसीकरण जो है ये करने में पित्तरस जो है इसकी हेल्प करता है। अब ये पित्तरस कहां से आ गया, अब देखिए कि ये ऊपर देखिए एक पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यकृत। यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। ठीक, जो यहाँ पर इसको क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करता है, जिससे वसा का पायसीकरण तो होता ही होता है। इसके अलावा एक ये नीचे पार्ट होता है, देखिए ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं, अग्नाशय। तो अग्नाशय में जो है 3 एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। इन तीनों एंजाइमों को भी ये पित्तरस ही यहाँ पर क्रियाशील बनाता है। हालांकि पित्तरस के अंदर खुद में कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन ये क्या करता है, अग्नाशय के जो एंजाइम हैं उनको एक क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये तीनों क्रियाशील हो जाते हैं। क्रियाशील होने के बाद ये एंजाइम क्या करते हैं, छोटी आंत में पेप्टोन्स को पेप्टाइड में बदलते हैं, स्टार्च को माल्टोज में बदल देते हैं, और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। इसके अलावा छोटी आंत में भी जो है आंतरिक क्षुद्रांश ग्रंथियां होती है, और उसमें से भी कुछ एक रस और निकलते हैं जो कि हमारे सिलेबस से बाहर है। तो उसमें जो है उसका मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये जो मैंने आपको पदार्थ बताए हैं जिसमें भोजन अब
छोटा छोटा टूट गया है, पेप्टाइड है, माल्टोज, वसा, अम्ल, ग्लिसरॉल वगैरह जो है, इनका जो है यहाँ छोटी आंत में अवशोषण होता है। लेकिन अवशोषण भी एक विशेष तरीके से होता है कि यहाँ पर जैसे उंगली जैसी संरचनाएं होती है छोटी आंत के अंदर, इस तरह से, ठीक है। और ये जो उंगली जैसी संरचना होती है इसको दीर्घरोम या अंतराकुर कहते हैं, ठीक। ये क्या करती है, यहाँ इसका क्षेत्रफल बढ़ा देती है, ओके। और इनके अंदर क्या होती है कि रक्त वाहिकाएं होती है, और वो रक्त वाहिकाएं जो है वो इस भोजन का अवशोषण कर लेती है। क्या कर लेती है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेती है और विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाती है, ओके। तो अंतराकुर की वजह से यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ गया, अगर क्षेत्रफल बढ़ गया तो भोजन का अवशोषण जो है वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रक्त वाहिकाओं द्वारा जुड़ी होती है। अब देखिए, पचे हुए भोजन के अवशोषण के बाद जो बिना पचा हुआ भोजन जो बच गया और पानी जो बच गया, बिना पचा हुआ भोजन जो बच गया, वो कहाँ चला जाता है, इसमें बड़ी आंत में चला जाता है, ठीक। बड़ी आंत में क्या होता है कि अधिकतर पानी का अवशोषण हो जाता है, जो बिना पचे भोजन के अंदर जो पानी होता है, जल जो होता है, उसका अवशोषण यहाँ पर हो जाता है, ओके। उसके बाद क्या होता है कि ये जैसे पानी का तो अवशोषण हो गया, अब क्या बच जाता है, ठोस भाग बच जाता है, जो स्नेहल यानी थोड़ा सा नरम होकर के उसका विष्ठा सा बन जाता है, ठीक। और ये बड़ी आंत के निचले हिस्से तक पहुंच जाता है, जिसको मल द्वार या रेक्टम कहते हैं। और फिर यहाँ शरीर गुदा द्वारा जो है ये क्या है, बाहर निकल जाता है, ओके, बिना पचा हुआ भोजन। तो ये हमारा सारा था पाचन तंत्र। तो जैसे लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पोषण प्रक्रिया के 4 अंग हैं, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। वास्तव में हम ये स्टेप्स कर चुके हैं, थोड़ा सा मैं और नोट्स में से बता देता हूँ कि अवशोषण का मतलब अंतराकुर में उपस्थित रक्त वाहिकाएं जो पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेती है और इन्हें विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा देती है, तो है अवशोषण। और स्वांगीकरण का मतलब होता है कि जो कोशिकाओं तक जो भोजन पहुंच गया उस भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करना, और कोशिकाओं के जो विभिन्न पदार्थ होते हैं उनको बनाने में जो भोजन काम आता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। यानी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना और विभिन्न पदार्थों का निर्माण करना जो है, ठीक। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। बहिक्षेपण जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि जो बिना पचा हुआ भोजन है, अर्थात जो अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकाल देने का जो प्रोसेस है उसको हम बहिक्षेपण कहते हैं, ठीक है। और बहिक्षेपण जो है गुदावरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है, ओके। अब देखिए कि यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और बच गया, वो और बता देता हूँ कि दंत क्षरण क्या होता है। कि दांतों के ऊपर जो परत होती है जैसे एनेमल और डेंटिन, ये धीरे धीरे जो है कमजोर हो जाती है, और कमजोर होने का भी एक कारण है कि जैसे हम भोजन करते हैं तब भोज्य पदार्थ अगर दांतों के बीच में रह जाते हैं तो जीवाणु जो है वो इस भोज्य पदार्थ की जो शर्करा है, शुगर जो है, उसके साथ क्रिया करके क्या करते हैं, अम्ल बना लेते हैं, ठीक। और इसी अम्ल की वजह से जो है ये इनेमल जो है वो विखनीकृत हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक। इसके अलावा बहुत सारे जीवाणु कोशिकाएं जो है वो खाद्य कणों के साथ मिलकर के दांतों के ऊपर चिपक जाती है और दांतों के ऊपर क्या बना लेती है, दंत प्लाक बना लेती है, ठीक। और ये प्लाक क्या करता है, दांतों को प्लाक क्या करता है, सॉरी प्लाक है ये, प्लाक नहीं है, प्लाक दांतों को ढक लेता है, ठीक। तो वैसे तो लार के अंदर एक क्षमता होती है कि वो इस अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देती है, उदासीन कर देती है, लेकिन ये प्लाक क्या है, दांत को पूरी तरह से ढके रखती है, ठीक। और लार जो है दांत तक पहुंच ही नहीं पाएगी और उन अम्लों को क्या है, उदासीन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है दांत धीरे धीरे जो उसका एनामल या डेंटिन जो है वो धीरे धीरे जो है मृदु हो जाता है, मतलब कि
विखजनीकृत, या हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे दांतों में कैविटी हो जाती है। ठीक, तो अगर हम ये कहें कि जीवाणु पैदा होने से पहले या जीवाणु अमल पैदा करे उससे पहले क्या है कि दांतों में ब्रश कर लो, जिससे प्लाक हट जाएगा। ठीक, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो सूक्ष्म जीव है या मज्जा में यानी इसके दांत के बीच में पहुंच जाएंगे और जलन और संक्रमण भी करेंगे। ओके, इसके अलावा पेज नंबर 111 पर एनसीईआरटी बुक में कुछ एक क्वेश्चन दे रखे हैं। स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में आपको पढ़ा चुका हूँ, आंसर भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, ये भी आ गया। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ठीक है, ये भी मैंने आपको यहाँ डिटेल से बता दिया है। और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो जठर ग्रंथियां हैं उसमें पेप्सिनोजन जो है वो एंजाइम पेप्सिनोजन निकलता है। HCl इस पेप्सिनोजन को किस में बदलता है, पेप्सिन में बदलता है, जिससे क्या है क्रियाशील हो जाता है। ओके, और इसके अलावा पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि पाचन प्रक्रिया में जो है एंजाइम्स की तो आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये विभिन्न पाचन अंगों द्वारा जो है स्रावित होते हैं, जो जटिल अणुओं को जो है सरल अणुओं में बदल देते हैं। और एंजाइम जो है वो रसायन होते हैं तो जो कोशिकाओं में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको काफी तेज कर देते हैं। और वास्तव में एंजाइम क्या है, जटिल प्रोटीन होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहते हैं, यानी अभिक्रिया को तेज कर देंगे, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ देंगे भोजन के, लेकिन खुद एज इट इज रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं एंजाइम। ठीक है, उसी कारण इनको हम क्या करते हैं, बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। ओके, और यहाँ पर पचे हुए भोजन को अवशोषित करने, 5वां क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्रांत यानी छोटी आंत को कैसे विकल्पित किया गया है। इसमें आपने दीर्घरोम का जिक्र करना, जो दीर्घरोम के बारे में मैंने बताया है वही सारी चीज यहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम श्वसन तंत्र के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए हैं, मेरे हिसाब से काफी सरल भाषा में है ये। आप ये मेरी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ भी सकते हैं इनको। ओके, तो आपको इस लेक्चर में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, वो मुझे आप बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।